सभी को नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल, ज्ञान ज्योति प्राइवेट आईटी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं आर.के. शर्मा। यहाँ इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का प्रदीप्ति जो पार्ट 2 है वो लेके आया हूँ, जो थोड़ा सा हमारा आधा टॉपिक रह गया था, तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट हम यहाँ कर देंगे। इसको ज़्यादा विस्तार से तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जो इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो इनको क्लियर करवाया जा सकता है। तो हम इसमें देखें बात करेंगे आगे कि जो प्रदीप्ति है, तो प्रदीप्ति में हम 2 प्रकार के लैंप हैं उनका यूज करते हैं। 2 टाइप लैंप बल्ब। एक तो जो कुछ होते हैं रासायनिक, और एक होते हैं वैद्युतिक। ठीक है। अगर हम बात करें इसका एग्जांपल, तो जैसे मोमबत्ती, ये क्या है? केमिकल। वो इसका एग्जांपल है जैसे बल्ब। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंटों की, जो रासायनिक लैंप है वो क्या करते हैं? ईंधन ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में करते हैं। जो ईंधन होती है, जैसे लकड़ी का जलाना, तो ईंधन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जैसे मोमबत्ती जलाना। और जो वैद्युतिक लैंप होते हैं, वैद्युत लैंप होते हैं, वो क्या करते हैं? वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। ये विधि है। अगर हम इसमें पहली बात की जाए, पहले पॉइंट पे बात करें, तो एक होते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। ये लैंप का टाइप है, एक है इनकैंडिसेंट लैंप। इन लैंपों में कौन करते हैं? अब अगर वैद्युतिक लैंप की बात करेंगे, तो इन लैंपों की बात करें तो इनमें आते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप। जो इनकैंडिसेंट लैंप आते हैं, इनमें आते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप, जिनकी हम बात करें आयु तो होती है 600 से 800 घंटे। वो जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, होती है 2.5 से 4 ल्यूमन बटे वाट। किस में आता है? ल्यूमन बटे वाट। अगर हम बात करें इसमें गैस क्या होती है? निर्वात होती है। जहाँ कोई भी प्रकार की गैस नहीं होती, निर्वात। अगर हम इसमें जो फिलामेंट लगाते हैं उसकी बात करें, फिलामेंट की, वो होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन का। अगर इसकी तापमान की बात की जाए, जो कार्यकारी तापमान है, कितने डिग्री पे काम करता है, उसका मतलब ये है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे ये वर्किंग करता है। अगर इसके कार्य कहाँ किया जाता है, इसको कहाँ यूज लिया जाता है, तो लोड के रूप में बैटरी चार्जिंग, ऊष्मा विकिरण उपकरणों में, और इनकी जो केप होती है पीछे की, वो क्या होती है? बायोनेट केप होती है। तो कार्बन जो फिलामेंट लैंप है, इनकी जो
ये है, इनका फिलामेंट इनकी होती है, दक्षता ये होती है, आयुकाल इतना होता है, गैस निर्वात भरी रहती है, इस तरीके का ये होता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे निर्वात और गैस भरे लैंप है, उनमें क्या अंतर होता है? निर्वात है, वो जो गैस भरा लैंप है उसमें अंतर क्या होता है? दोनों में सबसे ज़्यादा जो आयु है वो किसकी होती है, और गैस किस में कौन सी भरी जाती है, फिलामेंट कौन सा लगता है, और दक्षता, वाटेज, कार्यकारी तापमान, केप कौन सी होती है, अन्य नाम कौन कौन से लैंप उसमें काम आते हैं। तो जैसे मैं यहाँ बात करते हैं हम, एक तो निर्वात लैंप और एक यहाँ बात करेंगे गैस भरा लैंप। कुछ में गैस भरी जाती है, कुछ में निर्वात। अगर सबसे पहले हम बात करें कि आयु चलता कौन सा ज़्यादा है, तो जो निर्वात वाले लैंप है वो 750 से 800 घंटे अपने जीवन में काम करते हैं। कितने करते हैं? 750 से 850 घंटे। अब देखो कि आप इसको निकाल भी सकते हो कि आप अपने घर में दिन में कितने, जैसे निर्वात वाले लैंप, जो टंगस्टन वाले लैंप आते तो वो निर्वात वाले ही आते थे। और गैस भरे लैंप की बात करें तो वो 1000 से 1200 घंटे काम करता है। आपके अंदर पहले घर में बल्ब है वो जल्दी ख़राब हो जाते थे, वो जो ट्यूबलाइट है वो थोड़ी देरी से ख़राब होती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। फिर अगर हम दूसरी बात करें कि गैस, इसमें क्या होती है? निर्वात, कोई भी किसी भी प्रकार की गैस नहीं होती। और इसमें भरते हैं आर्गन प्लस नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो फिलामेंट है, जो जलता है, फिलामेंट की बात करें, किसकी बात? फिलामेंट। तो फिलामेंट, इसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं वो ज़्यादातर किससे के लगे होते हैं? टंगस्टन के। जो हम पहले वाले बल्ब जलाते थे उनमें इसी का फिलामेंट आता था, टंगस्टन। और इसमें भी जो फिलामेंट होते हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं? टंगस्टन, क्योंकि इसका ताप पूर्णांक वो बहुत हाई 3500 डिग्री तक भी ये क्या है, पिघलता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षता, एफिशिएंसी, ये 8 से 10 ल्यूमन पर काम करता है, इसकी इतनी होती है। और इसकी होती है 10 से 20 ल्यूमन वाट, इसकी होती है 10 से 20 ल्यूमन वाट। अगर वाटेज की बात करें, अगर हम वाटेज की बात करें तो ये 25 वाट तथा 250 वोल्टेज तक ऐसे तो आते हैं 25 वाट तथा 250 वोल्टेज तक काम। ज़्यादातर इसको 250 वोल्टेज तक ही काम करवाते थे जो निर्वात वाले हैं। आते ज़्यादा हैं, वाटेज का मान भी 200 तक आता है। जैसे 250 पहले वाले जो टंगस्टन वाले चले थे तो 250 से ऊपर आपने देखा होगा उसमें जो नहीं आते। किसमें? निर्वात वाले नहीं आते। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये 40 वाट से 1500 वाट तक आते हैं। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, 40 वाट से 1500 वाट, 40 से 1500 वाट तक आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ 6 नंबर पॉइंट की, जो कार्यकारी तापमान है कि कितने ताप पर काम करते हैं, वो ये 2000 डिग्री पर काम करते हैं और ये 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस पे कार्य करते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो केप, पीछे की टोपी,
ये बायोनेट आती है, और इनकी आती है वो गोली, जैसे इनको कसना पड़ता है, जैसे घुमाना पड़ता है, गोली है स्क्रू टाइप। आगे हम बात करेंगे, जैसे इसमें देखो कौन इनको किन अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे अन्य नाम भी क्या इनके नाम की बात करें तो इसमें पिग्मी आता है, पिग्मी। क्या है? पिग्मी लैंप। इसको कैंडल लैंप भी कहते हैं, पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप, नाइट लैंप भी बोलते हैं। और ये जो आते हैं वो जीएलएस आते हैं, जर्नल लाइटिंग सर्विस। ये आते हैं जर्नल लाइटिंग सर्विस। अगर हम आगे बात करें, दूसरी जो लैंप आते हैं उसके बाद इंडिकेटिंग के बाद एक आते हैं आर्क लैंप, इसकी बात करेंगे। इनका जो उपयोग होता है वो किया जाता है सिनेमाघरों में। सिनेमाघरों में आपको पता है कि फुल लाइट की आवश्यकता होती है, एरिया बड़ा होता है, तो सिनेमा घरों में नहीं, सॉरी, सिनेमा प्रोजेक्टरों में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, सनलाइट में, सूर्य लाइट में। और अगर इनकी दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी की, ये होती है 20 से 40 ल्यूमन प्रति वाट, मतलब ल्यूमन बट्टे वाट कर लो। फिर अगर तीसरे लैंप की बात करें, नियोन, ये होते हैं, इनका उपयोग आपने बहुत बार देखा होगा, टेस्टर, जो हम फेज की जांच करने के लिए करते हैं, ऊष्मक उपकरणों, ऊष्मक उपकरणों के जो सूचक होते हैं, सूचना देने का काम होता है, सूचक के तौर पर। भाई टेस्टर में क्या करता है, यही काम करता है, फेज आ रहा है नहीं आ रहा है। और इंडिकेटर प्रकार के लैंपों में, और इंडिकेटर प्रकार के लैंपों में इसका ये हो। अगर इसके बाद इसमें बात की जाए तो इसमें जो प्रतिरोध होता है, इसमें 230 वोल्ट को 110 वोल्ट तक घटा देता है। जो इसका ये काम क्या करता है, जो इसमें जो प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध लगाते हैं भैया इनके साथ, जो 230 वोल्ट को 110 वोल्ट में चेंज करता है। और अगर बात की जाए कि ये लैंप इलेक्ट्रोड्स के बीच 110 वोल्ट एसी विभवांतर उपस्थित होने पर नियोन गैस आयनीकृत करते हैं। जब क्या होता है कि जब भी ये 110 वोल्ट एसी पर विभवांतर पे पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करते हैं, तो इनमें उपस्थित होने पर जो नियोन गैस है वो क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, और जो लाल रंग का प्रकाश देती है। आपने कभी देखा होगा भाई फेस टेस्टर, तो इसमें क्या होता है, हमेशा लाल गुलाबी हल्की सी पीली हुई दिखाई नहीं देती क्या आपको? तो ये अगर मैं इसको लिखूं कि जब लिखना चाहे तो इसको
लैंप 230 वोल्ट को 110 वोल्ट पर तक करता है, तो क्या होता है, लैंप के जो इलेक्ट्रोड्स है, जो लैंप के इलेक्ट्रोड्स के बीच है 110 वोल्ट ऐसी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उपस्थित होने पर नियोन गैस आयनीकृत होती है। और लाल गुलाबी रंग का प्रकाश देती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक हेलोजन लैंप, हेलोजन लैंप, इसकी क्या विशेषता है? अगर इसकी जो दक्षता होती है, बड़े लैंप होते हैं वो उसकी होती है 25 से 35 ल्यूमन, 25 से 35 ल्यूमन। वो तापमान वो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। और आयु की बात करें तो 2000 से 2500 घंटे। इनको फ्लड लाइट के नाम से भी जानते हैं, इनको फ्लड लाइट लैंप के नाम से भी जानते हैं। ये कार्यकारी आयु टंगस्टन लैंप की तुलना में क्या होती है, दुगुनी होती है। देखो, इससे ज़्यादा टंगस्टन की अगर 700-800 होती है तो इससे से 2-2.5 गुना होती है। अगर क्षमता की बात करें तो ये 300 वाट, 500 वाट, 1000 वाट इनके बने होते हैं, इतने वाटेज के बने होते हैं। फिर अगर हम बात करें नियॉन साइन ट्यूब, इसमें क्या होता है, जो से सोडियम वेपर लैंप होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसमें उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप, उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसमें एक क्वार्टज कांच की बनी 2 लैंप, इसमें क्या होता है कि एक क्वार्टज कांच की बनी 1 से 2 सेमी व्यास वाली और तथा 1 से 5 मीटर लंबाई की ट्यूब होती है। क्या होती है, ट्यूब होती है। इस ट्यूब को प्रति मीटर 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, अतः इसे अधिकतम 5000 वोल्ट की भी आवश्यकता होती है। जैसे इसका छोटा रूप ट्यूबलाइट, अगर बड़े रूप की इसमें बात की जाए, छोटा रूप तो क्या हुआ, इसका ट्यूबलाइट हुआ। और अगर बड़े की बात की जाए तो इसके अंदर जैसे सोडियम वेपर लैंप आपने देखा होगा, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम वेपर लैंप, जिसका हम यूज उच्च वाले स्थानों पर ही करते हैं। तो इस जो उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता ही है, जैसे चोंक का रूप होता है, जिसकी वजह से गिरे हुए पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के एक समांतर में कैपेसिटर प्रयुक्त कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये चलती है, पावर फैक्टर को भी लॉस नहीं करती। तो इसके बाद जैसे अगर बात करें फ्लोरोसेंट लैंप की,
तो जो फ्लोरोसेंट, ये तो सोडियम वेपर लैम्प का ही एक एग्जांपल दे दो, उसमें भी एक बड़ी जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, एक छोटी चौंक है, चौंक को ट्रांसफार्मर के रूप में कन्वर्ट करके इस तरीके से लगाते हैं। तो इसको देखो पूरा अच्छे से लिखा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, उच्च रिएक्टेंस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसकी वजह से गिरे हुए पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी के समांतर में क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे ये कार्य करता है। और जो प्रत्येक लैंप है जिसे शुरुआत में अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनको क्या होती है, प्रत्येक को शुरुआत में क्या होती है, वोल्टेज को उच्च चाहिए, आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा निम्न पावर फैक्टर पे काम करता है। अगर उच्च पावर फैक्टर की संयोजित करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा इसमें एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। अगर और बात की जाए कि मोटर के स्टार्टिंग में अधिक धारा खींचती है, जैसे मोटर अधिक धारा खींचती है, जबकि अलग से ट्रांसफार्मर से जुड़ने वाले लैंप शुरुआत में कम धारा खींचते हैं। अलग से जब ट्रांसफार्मर जोड़ते हैं वो क्या शुरुआत में कम धारा खींचते हैं। ऐसे ही अगर नियॉन साइन ट्यूब के दोनों सिरों पर बेलनाकार डंडे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं दोनों साइड के अंदर, तो जिससे क्या होता है, इसे कोल्ड कैथोड लैंप के नाम से भी जानते हैं। इस ट्यूब में क्या करते हैं कि 3 से 20 mm वायुमंडलीय दाब पर नियॉन गैस भरी जाती है। 3 से 20 mm वायुमंडलीय दाब पर, प्रेशर पर। अगर उसके बाद हम बात करें फ्लोरोसेंट लैंप की, ट्यूबलाइट, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फ्लोरोसेंट लैंप के श्रेणी में वे लैंप आते हैं, इनकी श्रेणी में वो लैंप आते हैं जो क्या करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कौन सा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और उनकी ट्यूब पर लगे जो फ्लोरोसेंट पराबैंगनी प्रकाश है, प्रकाश को सामान्य प्रकाश में क्या करते हैं, बदल देते हैं। और जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो 50 से 60 ल्यूमन प्रति वाट की दक्षता रखते हैं। अगर हम इसकी दक्षता की बात करें तो कितनी होती है, 50 से 60 ल्यूमन होती है इसकी दक्षता। वो इसमें होता क्या है वो देखो कि इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस ट्यूब में लगो फ्लोरोसेंट में मैग्नीशियम टंगस्टन और जिंक सिलिकेट और कैडमियम बोरेट, ये क्या होती है उसके अंदर होती है, सामान्य प्रकाश में इसको बदल देती है। और सामान्य प्रकाश में बदल देने के बाद इसमें फ्लोरोसेंट लैंप है वो पराबैंगनी प्रकाश को सामान्य प्रकाश में बदल देते हैं। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ उनकी जो ट्यूब होती है, उसकी जो ट्यूब होती है, ट्यूब पर लगे जो फ्लोरोसेंट पदार्थ में क्या होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेड और जिंक सिलिकेट व कैडमियम बोरेट उस पराबैंगनी प्रकाश को सामान्य प्रकाश में बदल देती है। उसे पराबैंगनी प्रकाश को सामान्य प्रकाश में, अगर हम इसकी बात की जाए आगे तो विद्युत बहुत ही कम खर्च करते हैं, विद्युत तो क्या बहुत ही कम खर्च करते हैं, लेकिन ये लैंप स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव को दर्शाते हैं।
स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव क्या होता है कि इनका उपयोग उद्योगशालाओं में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन लैंपों की जो रोशनी है वो आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। प्रकाश धुंधला होता है, जिसकी वजह से वस्तुओं के वास्तविक रंग की पहचान नहीं कर सकते। इसका सबसे लोसेज कारण ये है कि इसका धुंधला प्रकाश के कारण से इसकी सही हमें कौन सा रंग है वो सही तरीके से दिखाई नहीं देता, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव के कारण। आगे हम बात करें गेज डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप इस लैंप की देखो खास बात ये होती है कि इन लैंपों में गैस को चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? गैस को चार्ज किया जाता है तथा उसके बाद जब वो गैस वाष्पित डिस्चार्ज हो जाती है, क्या हो जाती है? वाष्पित डिस्चार्ज हो जाती है तो प्रकाश उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉनिक चौक प्रयोग करने के जैसे इसका उपयोग यहीं इन चीज़ों में किया जाता है। आगे देखो बता दूँ, जैसे जो इन लैंपों में गैसों का चार्ज किया जाता है, गैसों को चार्ज किया जाता है, जिसके कारण से गैसों को चार्ज किया जाता था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो गैस वापस डिस्चार्ज होती है, जब गैस वापस डिस्चार्ज होती है तो प्रकाश उत्पन्न करती है। इसका ये कार्य है। अगर बात करें कि कई जगह हम इलेक्ट्रॉनिक चौक की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक चौक आजकल ट्यूबलाइटों में इलेक्ट्रॉनिक चौक क्यों प्रयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग करने के कुछ लाभ है। जैसे एक तो परिपथ का जो पावर फैक्टर का मान है वो 0.98 रहता है। चौक का प्रयोग क्यों करते हैं? वो भी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक चौक। क्या लाभ है इलेक्ट्रॉनिक चौक के? पहला लाभ, पावर फैक्टर, आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। cos फाई R/Z 0.98, एक कारण ये है। दूसरा, जो विद्युत शक्ति की खपत है उसमें सामान्य चौक की तुलना में 40% है वो बचत हो जाती है। क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। इसी सिद्धांत पे ये लैंप कार्य करते हैं। और दूसरी बात की जाए कि इन लैंपों की स्थापना लागत है वो अधिक, चालू लागत कम। स्थापना लागत तो अधिक होती है लेकिन चालू लागत क्या? कम। और भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनकी दक्षता है वो भी अच्छी होती है। किसकी? गैस डिस्चार्ज लैंपों की बात करें तो। उसके बाद एक आता है, ये महत्वपूर्ण है, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप, इसकी हम अगर बात करें कि इन लैंप में यू आकार की 2 ट्यूब होती हैं। इनमें क्या होती है? यू आकार की 2 ट्यूब भीतरी व बाहरी होती हैं। मतलब एक तो भीतर के अंदर होती है, भीतरी व बाहरी। उसके बाद अगर हम बात करें कि दोनों ट्यूबों के बीच है भीतरी व ट्यूब सोडियम के दाने और नियोन गैस भरी होती है। नियोन जो भीतरी ट्यूब होती है उसमें क्या होता है? भीतरी की ट्यूब में सोडियम के कुछ दाने और नियोन गैस भरी होती है। बस सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसमें भीतरी में क्या होता है? भीतरी ट्यूब में सोडियम के दाने, जभी तो पीला प्रकाश, सोडियम के दाने और नियोन गैस भरी
वह जो दोनों सिरों पर क्या होते हैं, सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें कि जो दोनों ट्यूबों के बीच बाहरी ट्यूब में निर्वात स्थापित की जाती है, बाहरी ट्यूब में क्या की जाती है, निर्वात भरी जाती है। ये लैंप 380 वाट पर स्टार्ट होता है। ये लैंप स्टार्ट कितने पे होता है, 380 वाट पर। वो 380 वाट पे स्टार्ट होने के बाद 110 वाट जो रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है इसको। ये क्या करता है कि इस लैंप को स्टार्ट करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। सोडियम वेपर लैंप की खास बात होती है, इसको स्टार्ट करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। और जो इसकी जो शुरुआत में इसका रंग है, इसका कई बार इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम वेपर रंग का जो शुरुआत में रंग है वो कैसा होता है। तो आपको यही बता रहा हूँ, शुरुआत में यह लाल गुलाबी और स्टार्ट होने के बाद हल्का पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, रोड लाइटों में इसका प्रयोग, क्योंकि इसका प्रकाश है वो दूर तक फैलता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर उपयोग की बात की जाए तो सड़कों पर, उद्योगों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो आयु होती है वो भी काफ़ी होती है। जो इसकी आयु है वो 3500 से 4000 घंटे होती है। और ये 45 ल्यूमन पे काम करता है। तो आप देखो 45 ल्यूमन का मतलब इसकी प्रकाश ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा दूरी पर ये कार्य कर सकता है, दूर तक दिखाई दे सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद। इसमें थोड़े से कुछ पॉइंट हो रहे हैं, वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहें। सभी का धन्यवाद।